हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपी जीके के एमसीक्यू हम परीक्षा धाम बुक के माध्यम से लगा रहे हैं। पिछली वीडियो में अगर हमने बात किया तो मध्य प्रदेश की जितनी भी ज्योग्राफी थे इस पे चैप्टर के माध्यम से सारे चैप्टर कवर हो चुके हैं। मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी और मध्य प्रदेश की पॉलिटी के सेगमेंट पर हम जो है बात कर चुके थे। अभी हमारा मध्य प्रदेश में टाइप्स वाले चैप्टर जो है चल रहे हैं और टाइप्स के चैप्टर में भी हम जो है 29 चैप्टर तक बात कर चुके हैं। आज हमारा 30वां चैप्टर लगेगा जिसमें हम भाषाएं, बोलियां और साहित्य के बारे में बात करेंगे। और यहाँ से आप अपना पीवाईक्यू उठा के देख लेना, कम से कम यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो इस चैप्टर को आपको स्किप नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करना है जिससे कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहे। तो आज हम यहाँ पर 30वें चैप्टर की बात करेंगे जिसमें भाषा साहित्य के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरुआत करेंगे आज के हम पहले क्वेश्चन से। जल्दी से एक बार चैनल पर नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आता है कि भाषा राजा भोज के जो राजा भोज थे वह किस कवि ने जैन धर्म जो है अपना लिया था। राजा भोज के किस कवि के द्वारा जैन धर्म को अपना लिया गया था। पहला ही क्वेश्चन देखोगे 2020 में एमपीपीएससी में आया था। तो राजा भोज के धनपाल नाम का एक कवि था जिसके द्वारा जैन धर्म को अपना लिया गया था। आइन ए अकबरी में प्राप्त उल्लेखों के अनुसार भोज की राजकथा 500 विद्वान थे। राजा भोज की जो आपकी राजसभा थी उसमें 500 से ज्यादा विद्वान थे। इन प्रमुख में ग्रंथपाल, राज्यपाल, महिपाल और धनपाल थे। अब जिसमें से धनपाल जो थे बाद में इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था और इनके द्वारा ही प्रसिद्ध ग्रंथ तिलक मंजरी की रचना भी की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रकवि बाल बैरागी का वास्तविक नाम क्या था। राष्ट्रकवि बाल बैरागी के वास्तविक नाम की बात की जा रही है, नंदराम दास था। नंदराम दास जो है जो आपके राष्ट्रकवि बाल बैरागी के नाम से जाने जाते थे। नीमच जिले में इनका जन्म हुआ था और वास्तविक नाम इनका नंदराम दास था। इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे दीवट पर दीप, गन्ने मेरे भाई, अपनी गंथ नहीं बेचूंगा। ये इनकी कुछ आपके क्या थी रचनाएं थी जो कि 2020 में ये भी क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट आता है, राष्ट्रकवि बाल बैरागी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था। तो अभी बताया नीमच जिले में हुआ था। कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। अब नहीं है पूछ रहा है तो इनमें से 3 संबंधित होंगे जिसमें शरद जोशी, प्रभाकर माचवे और हरिशंकर परसाई, ये आपके तीनों मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। जबकि धर्मवीर भारती की बात की जाए ये आपके मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। चलिए कुछ इसमें जैसे आपकी बात किया प्राचीन काल के साहित्यकार जो मध्य प्रदेश से संबंधित रहे, कालिदास, जगन्नाथ, भृतहरि, राजशेखर, मंडन मिश्रा और भावभूति। मध्यकालीन भारत में बात की जाए तो केशव, पद्माकर, भूषण एवं राजाबोध। वही आधुनिक में बात की जाए तो माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी एवं प्रभाकर माचवे। ये आपके एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न में कौन से साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित रहे, इन सभी की हमने बात की है। एक क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है, दीप से दीप जले किस कवि की रचना है। देखो आप लोग कमेंट में पूछता हूं लेकिन बताते नहीं हो, ये तो आप लोगों को आता नहीं है या फिर आप लोगों को इतना भी कष्ट होता है कि एक कमेंट भी कर सको। तो हमें लगता है कि आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, फिर हमें तो बहुत कष्ट होना चाहिए, है ना। तो कम से कम आप लोगों से पैसा तो नहीं लेता हूँ तो कम से कम कमेंट ही कर दिया करो, है ना। लाइक शेयर तो आप लोग करते ही नहीं हो, वो तो फिर अलग बात हो गई है। चलिए, दीप से दीप जले किस कवि की रचना है बताइएगा। क्वेश्चन पर आते हैं, कौन सा संस्कृत विद्वान मध्य प्रदेश का नहीं था। तो इनमें से भी हमने जैसे बात की थी आपसे भवभूति की, कालिदास की, मंडन मिश्रा की, ये सभी मध्य प्रदेश से संस्कृत विद्वान रहे हैं। जबकि कलहड़ संस्कृत के विद्वान जो है नहीं रहे। नेक्स्ट आता है कि डोरली एवं भतरी किस जनजाति के द्वारा बोली जाती थी। देखो डोरली और जो भतरी है वो आपकी गोंड जनजाति के द्वारा बोली जाती है। अब गोंड जनजाति में डोरली, भतरी, हल्बी और गोंडी भाषा बोली जाती है। वहीं भील में बारेली, कोल में कोलिहारी और कोरकू में बात किया तो निहाली और मोवासी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पवारी बोली मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है। पवारी बोली की बात की जा रही मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से संबंधित है। तो पवारी बोली आ जाए छिंदवाड़ा बैतूल से, खटोली बोली आ जाए पन्ना छतरपुर दमोही से, लोधी बोली बालाघाट से और भदावली बोली चंबल संभाग से संबंधित है। नेक्स्ट आता है कि गहोरा बोली मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो गहोरा बोली की बात करें मध्य प्रदेश के केन जो नागिनी नदियां हैं उनके मध्य में आपकी केन और नागिन नदियों के मध्य में गहोरा बोली को जो है बोला जाता है। वहीं तवर घाटी में बात किया तो चंबल नदी के किनारे, बनाफरी बोली पश्चिमी बघेलखंड में और लोधी बोली बालाघाट क्षेत्र में बोली जाती है। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता है तो बता देते हैं, हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम यूपीएससी नेट है। वहां पर आप लोग एपीपीएससी के टेस्ट सीरीज मल्टीपल्स कोचिंगों की पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। तो अभी जाके आप लोग को ऐप डाउनलोड कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, वहां से आप लोग जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। यूनिट 10 वहीं पर चल रही है ऐप पर, तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन मध्य प्रदेश की मूल बोली नहीं है? तो मालवी, निवाड़ी, बुंदेली और मैथिली में पूछ रहा है कि कौन सी मूल बोली नहीं है, मूल रूप से बोली जो है मध्य प्रदेश की नहीं है, इसकी बात की जा रही है। तो ऑप्शन में रहेगा मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख बोलियां हैं, जैसे निवाड़ी, बुंदेलखंडी, बघेलखंडी, कोरकू, मालवी, ब्रिजभाषा, भीली एवं गोंडी। ये 8 जो बोलियां हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों के रूप में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट आता है कि मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा हिंदी के विभिन्न रूपों में शामिल है। कौन सी भाषा है? तो चाहे खड़ी बोली हो, चाहे बुंदेलखंडी हो, चाहे ब्रज भाषा हो, सभी मध्य प्रदेश में बोली के रूप में जानी जाती हैं। तो हम कहेंगे डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बुंदेली शब्दकोश का संकलन किसने किया था? तो बुंदेली शब्दकोश का संकलन महेश कटारे के द्वारा जो है किया गया था। इनका महेश कटारे का जन्म उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में जन्म हुआ था। बुंदेली शब्दकोश का इन्होंने संकलन किया है। प्यास, गांव के गेवड़े, आवाज का चेहरा, इनकी प्रमुख जो है इनकी रचनाएं भी रही है। मध्य प्रदेश की राजभाषा क्या है? तो मध्य प्रदेश की राजभाषा की बात की जाए, हिंदी मध्य प्रदेश की राजभाषा है। ध्यान रखना है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजकीय भाषा होती है। 1976 में राजभाषा अधिनियम के तहत भाषा को का वर्ग में शामिल किया गया। राज्यों की भाषा हिंदी जो है बनाई गई थी। का वर्ग के अंतर्गत मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार आदि राज्यों को शामिल किया जाता है, जहां पर हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी भाषा को प्राथमिकता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश के सहित संपूर्ण भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस की बात किया है 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया और इसी उपलक्ष्य में राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है आपके 14 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन कभी आ जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तब कहेंगे 10 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में 14 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व के लेवल पर 10 जनवरी को मनाया जाता है। इस बोली का नामकरण जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया हुआ था। तो ऐसी कौन सी बोली है जिसका नामकरण जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा किया गया? बुंदेली भाषा का। बुंदेली भाषा का नामकरण जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। इनका पूरा नाम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन था। ये आयरलैंड के निवासी थे, प्रमुख भाषा वैज्ञानिक थे। भारत में रहकर इन्होंने मैथिली, बंगाली, निमाड़ी और बुंदेली भाषा को बढ़ावा दिया था। निमाड़ी भाषा को दक्षिणी हिंदी भी जो है कहा जाता है। लेकिन कभी आ जाए कि बुंदेली भाषा का नामकरण जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा किया गया था। इस कवि का संबंध बुंदेली साहित्य से है। तो ऐसे कौन से कवि हैं? आप कहेंगे चाहे जगने को, चाहे पंदाकार हो, चाहे केशव हो, सभी का संबंध आपका बुंदेली साहित्य से संबंधित है। ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही है। हालांकि और भी हैं, जैसे महेश कटारे और गंगाधर व्यास, ये भी आपके बुंदेली साहित्य से संबंधित है। बघेली का विकास किस भाषा से होता है? तो बघेली का विकास अर्धमागधी भाषा से होता है। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। तिरहरी, गहोरा किस भाषा की उपबोलियां हैं? तो तिरहरी और जो गहोरा है किस भाषा की उपबोली है? आपका रहेगा बघेली भाषा की। बघेली भाषा की दोनों उपबोलियों के रूप में जानी जाती है। निमाड़ी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? निमाड़ी साहित्य का इतिहास पुस्तक के लेखक की बात की है, श्री राम परिहार है। श्री राम परिहार जो है आपके निमाड़ी साहित्य का इतिहास और कही जन सिंगा नामक 2 पुस्तकों के लेखक की बात किया डॉक्टर श्री राम परिहार है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आता है, कही जन सिंगा के लेखक कौन है? कही जन सिंगा की बात किया तो अभी बताया राम परिहार, श्री राम परिहार जो है कही जन सिंगा के लेखक हैं। हिंदी के अलावा प्रसिद्ध लेखक और चित्रकार अमृतलाल बेगड़ किस भाषा में लिखते थे? हिंदी के अलावा वह किस भाषा में भी लेखक एवं चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं? गुजराती भाषा के लिए भी जाने जाते थे। गुजराती और हिंदी भाषा के साहित्यकार चित्रकार थे। अमृतलाल बेगड़ का जन्म 1928 में जबलपुर में हुआ था। 2018 में इनका जो है निधन हो गया था। इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे तीरे तीरे नर्मदा, सौंदर्य की नदी नर्मदा। क्या थी? तीरे तीरे नर्मदा, सौंदर्य की नर्मदा। ये इनकी कुछ जो है आपकी रचनाएं थी, जो कि इंपोर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब ऐसे क्वेश्चन आता है कि तीरे तीरे नर्मदा किसकी रचना है? आप कहेंगे अमृतलाल बेगड़ की रचना है। बैजू बावरा का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो बैजू बावरा के जन्म स्थान चंदेरी में है। अकबर के समकालीन संगीतकार रहे बैजू बावरा। इनका जन्म चंदेरी नामक स्थान पे हुआ था और बैजू बावरा का वास्तविक नाम बैजनाथ मिश्रा था। ये इंपोर्टेंट है, बैजनाथ मिश्रा था। बाद में ये बैजू बावरा के नाम से प्रसिद्ध हुए। हालांकि इनकी समाधि की बात किया चंदेरी जिला अशोकनगर में स्थित है। अकबर के समकालीन कौन थे? तो अकबर के समकालीन की बात किया तो बैजू बावरा थे, तानसेन, तुलसीदास, अबुल फजल, अब्दुल रहीम खान खाना एवं फैजी, ये सभी आपके अकबर के समकालीन के रूप में जाने गए हैं। कैसा छंद बना देती के लेखक कौन है? कैसा छंद बना देती, तो ये आपके पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं कैसा छंद बना देती के लेखक हैं। भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है माखनलाल चतुर्वेदी। इनका जन्म होशंगाबाद जिले में 4 अप्रैल 1889 को हुआ था। इनकी कुछ रचनाएं हैं, कैसा छंद बना देती, हिम
किरीटनी कविता संग्रह, हिम तरंगनी, दीप से दीप जले, युग चरण के समय पाँव, पुष्प की अभिलाषा बिलासपुर जेल में इनके द्वारा लिखी गई थी, क्योंकि ये आपके आंदोलन से भी संबंधित रहे हैं। नेक्स्ट आता है कि भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म किस जिले में हुआ था? होशंगाबाद जिले में हुआ था। पुष्प की अभिलाषा नामक रचना किसकी है? तो पुष्प की अभिलाषा नामक रचना माखनलाल चतुर्वेदी की है। अभी हमने ऊपर इनकी जो है रचनाएं कई सारी बताई हुई हैं, तो इसमें से एक पुष्प की अभिलाषा भी है। माखनलाल चतुर्वेदी को किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1963 में 1963 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित जो है किया गया था। माखनलाल चतुर्वेदी रचित कौन सी रचना गद्य शैली में लिखी गई है? गद्य शैली में किसकी बात करिए? गद्य शैली में लिखी गई है। आप कहेंगे साहित्य के देवता। साहित्य के देवता, कृष्ण अर्जुन युद्ध, समय के पांव, अमीर इरादे और गरीब इरादे, ये सभी इनकी गद्य में लिखी गई हैं। कुछ पद्य में भी लिखी गई हैं, जैसे दीप से दीप जले, पुष्प की अभिलाषा, हिम कीर्तनी, हिम तरंगनी, युग चरण और समर्पण, ये पद्य में लिखी गई हैं और ऊपर वाली आपकी गद्य में लिखी गई है। तो माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा बहुत सारी कविताएं या रचनाओं को लिखा गया, इसीलिए इन्हें भारतीय आत्मा कहा जाता है। दीप से दीप जले किसकी रचना है? तो दीप से दीप जले माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। मध्य प्रदेश में कौन से हिंदी कवि ब्रह्म राक्षस के लेखक है? ब्रह्म राक्षस के लेखक की बात करें, कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध है। कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध ब्रह्म राक्षस के हिंदी कवि के लेखक हैं। हालांकि गजानन माधव मुक्तिबोध की और भी रचनाएं, चांद का मोह टेढ़ा, अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस और चंबल की छाती, ये सभी इनकी रचनाओं के रूप में जानी जाती है। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म पूछा जाए तो श्योपुर जिले में हुआ था। श्योपुर जिले में हुआ था। कौन मध्यकाल के साहित्यकार नहीं है? मध्यकाल के साहित्यकार कौन नहीं है? कुम्भन दास, गजाधर भट्ट और गोरेलाल पुरोहित आपके मध्यकाल मिडिवल हिस्ट्री के कौन साहित्यकार हैं? भवभूति नहीं है, क्योंकि भवभूति आपकी एंशिएंट हिस्ट्री के साहित्यकार हैं। तो हम कहेंगे डी ऑप्शन यहाँ पर गलत था, जो कि सही है। बात की जाए वीर रस कवि भूषण के काव्य की भाषा क्या है? तो वीर रस कवि भूषण के काव्य की भाषा की बात की जा रही, कौन सी है? आप कहेंगे ब्रिज भाषा है। कौन सी है? ब्रिज भाषा में इन्होंने कहा है। इनका उपनाम की बात किया तो भूषण का जटाशंकर नाम था और इनका जन्म कानपुर के निकट हुआ था। भवभूषण ने अपनी काव्य की रचना जो है ब्रिज भाषा में बनाई है। इन्हें शिवराज भूषण, शिवावनी, छत्रसाल दशक, भूषण हजारा और भूषण उल्लास की रचनाओं के लिए जाना जाता है। कौन सी रचना भूषण कवि की है? तो हम कहेंगे इनमें से सभी रचनाएं हैं, चाहे शिवराज भूषण हो, भूषण उल्लास हो या भूषण हजारा हो, सभी रचनाएं आपकी भूषण कवि की संबंधित हैं। भूषण कवि को किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? तो हम कहेंगे बुंदेला शासक छत्रसाल का, बुंदेलखंड के शासक छत्रसाल का इनका संरक्षण जो है कवि भूषण को प्राप्त था। ध्यान रखिएगा। कवि पद्माकर का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो आप कहेंगे सागर जिले में इनका जन्म हुआ था और गंगा लहरी, यमुना लहरी, जगत विनोद, प्रमोद पचामा और राम रसायन इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। किस कवि ने गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, राम रसायन जैसे ग्रंथों की रचना की है? तो गंगा लहरी, प्रबोध पचासा और राम रसायन जैसे ग्रंथों की रचना की बात किया है पद्माकर कवि के द्वारा लिखी गई है। चंपू रामायण किस कवि के द्वारा रचित काव्य है? तो चंपू रामायण की बात किया, रामायण से कालिदास पे टिक नहीं लगा देना है, राजा भोज से संबंधित है चंपू रामायण, ध्यान रखिएगा। और परमार वंशी राजा भोज का जन्म उज्जैन में हुआ था। इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे चंपू रामायण, सरस्वती कंठाभरण, विद्या विनोद, सिद्धांत संग्रह, चारु चर्चा, समरांगण सूत्रधार, ये सभी रचनाएं राजा भोज से संबंधित है। समरांगण सूत्रधार किसकी रचना है? तो अभी बताया राजा भोज की रचना है। माखनलाल चतुर्वेदी जी की किस कृति पर उन्हें देव पुरस्कार जो है सम्मानित किया गया? देव पुरस्कार से सम्मानित माखनलाल चतुर्वेदी को किसके लिए किया गया? हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। किसके? हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। 1943 में हिम किराटनी के लिए यह पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। ध्यान रखना है। वीर भानुदय किसकी रचना है? वीर भानुदय की बात की जा रही है, माधव उत्सव की रचना है। माधव उत्सव की भीन भानुदय जो है रचना है। ये राग रतन किसकी रचना है? राग रतन की बात किया है, राग रतन किसकी रचना है? तब राग रतन कहेंगे महाराज चक्रधर सिंह की रचना है। महाराज चक्रधर सिंह की बात की जाए तो आपको छत्तीसगढ़ के रियासत से संबंधित संगीतकार राजा चक्रधर की प्रमुख रचनाएं राजा रतन एवं राग रतन है। ध्यान रखिएगा। और इन्होंने फरहत उपनाम से उर्दू गजलें भी लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन से कवि को हिंदी कविता के रीतिकाल के पहले कवि के रूप में जाना जाता है? केशव दास को। इनका बात किया है रीतिकाल का प्रथम कवि के रूप में जाना जाता है। केशव दास ने श्रृंगार रस में अधिक रचनाएं लिखी हैं। इसमें श्रृंगार रस में अधिक रचनाओं को लिखा है, जिसमें कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रामचंद्र का और रतन वावड़ी जो है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। रसिक प्रिय कविता के कौन से कवि जाने जाते हैं? रसिक प्रिय कविता के लिए बात की जाए तो केशव दास को जाना जाता है। धन क्या? केशव दास को रसिक प्रिय कविता के लिए जाना जाता है।
रीतिकाल के कवि केशवदास किसका संरक्षण था? तो अब ये क्वेश्चन आ जाता है तो मुगल बादशाह जहांगीर का और ओरछा के नरेश इंद्रजीत दोनों का आपके केशवदास को जो है संरक्षण मिला हुआ था। इन्हें कठिन काव्य का प्रेत नहीं कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत नहीं कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन प्री से लेकर इंटरव्यू तक कहीं भी पूछे जा सकते हैं। निराला सृजन पीठ किस शहर से संबंधित है? निराला सृजन पीठ की बात किया है भोपाल शहर से संबंधित है। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट की बात किया है। निराला सृजन पीठ बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल कार्यक्रम संबंधता भारत भवन संपन्न होते हैं। प्रेमचंद सर्जन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में, मुक्ति सर्जन पीठ हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में, सुभद्रा कुमारी चौहान सर्जन पीठ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में, बाल साहित्य सर्जन पीठ इंदौर में और तुलसी सर्जन पीठ अभी प्रस्तावित है चित्रकूट में। तो ये कुछ आपकी सर्जन पीठ हैं, कहाँ पर है इसके बारे में बात की है। मुक्तिबोध सर्जन पीठ कहाँ पर है? तो मुक्तिबोध सर्जन पीठ की बात की जाए तो सागर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में बाल साहित्य सर्जन पीठ कहाँ पर है? तो बाल साहित्य सर्जन पीठ की बात किया है इंदौर जिले में स्थित है। अमृता शेरगिल फेलोशिप किस क्षेत्र में दी जाती है? देखो अमृता शेरगिल फेलोशिप की बात की जा रही है ललित कला क्षेत्र में दी जाती है। कौन से? ललित कला क्षेत्र में अमृता शेरगिल फेलोशिप को दिया जाता है। बहुत सारी फेलोशिप है, इनको थोड़ा सा आप जो है स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर रश्मि रेखा नामक पुस्तक का लेखक कौन था? रश्मि रेखा नामक पुस्तक के लेखक की बात की जा रही कौन थे? बालकृष्ण शर्मा नवीन थे। बालकृष्ण शर्मा नवीन की बात किया है, रश्मि रेखा नामक पुस्तक के लेखक हैं। अब इनका जन्म कहाँ हुआ? शाजापुर जिले में हुआ था 1897 में। लोकसभा सदस्य, राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, साथ में संविधान सभा के सदस्य भी रह चुके हैं। लेकिन कुछ रचनाएं हैं जैसे कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक और उर्मिला की रचनाएं हैं। उर्मिला किसकी रचना है? तो अभी बताया बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं हैं। राखी की चुनौती किसकी रचना है? राखी की चुनौती वाकया है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयागराज 1904 इलाहाबाद के पास हुआ था और कार्यस्थली इनकी जबलपुर रही है। इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे राखी की चुनौती, चित्रधारा मुकुट, झांसी की रानी, सभा के खेल, बिखरे मोती और उन्नावनी। बुनी हुई रस्सी किसकी रचना है? बुनी हुई रस्सी की बात किया है भवानी प्रसाद मिश्रा की रचना है। भवानी प्रसाद का जन्म 1913 में टिगरिया ग्राम जिला होशंगाबाद में हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था। गीत फरोश, सन्नाटा, बुनी हुई रस्सी की रचना थी। श्री अशोक वाजपेयी क्या है? श्री अशोक वाजपेयी एक साहित्यकार थे। कौन थे? साहित्यकार थे। अशोक वाजपेयी का जन्म छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में हुआ था, ध्यान रखिएगा। हंसते हैं रोते हैं किसकी रचना है? हंसते हैं रोते हैं तो हरिशंकर परसाई की रचनाएं हंसते हैं रोते हैं। इनका जन्म होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। इनकी रचनाएं हंसते हैं रोते हैं, तट की खोज, टॉर्च बेचने वाला, रानी नागफनी की कहानी, सदाचार का ताबीज, ठठुरता गणतंत्र और भूत के पांव पीछे। तो ये इनकी कुछ जो है रचनाएं थी। मध्य प्रदेश के किस कवि को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? शेक्सपियर भारत को कालिदास को कहा जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है क्योंकि इनकी रचनाएं रघुवंश, अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु श्रृंगार, कुमार संभव, विक्रमोर्वशीय, मेघदूतम और मालविगान वित्रम है। कालिदास के अमरकंटक से सौंदर्य का चित्रण मेघदूत ग्रंथ में जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कालिदास ने अपनी रचनाओं में अमरकंटक के सौंदर्य का वर्णन किस में हुआ था? आप कहेंगे मेघदूत में किया था, मेघदूत में किया हुआ था। भवानी प्रसाद मिश्रा का जन्म किस स्थान पर हुआ? होशंगाबाद जिले में भवानी प्रसाद मिश्रा का जन्म हुआ था। हालांकि होशंगाबाद जिले के 3 व्यक्ति संबंधित है, भवानी प्रसाद मिश्रा, माखनलाल चतुर्वेदी और एवं हरिशंकर परसाई। तो हमने यहाँ पर 57 क्वेश्चनों को किया हुआ है जो कि इस चैप्टर में 57 जो है हमारे PDF फॉर्म में बने हुए थे। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वो किस टॉपिक पर बात करेंगे उसको भी सुन लेते हैं, जिससे कि बहुत सारे लोग अब कंप्लीट करके आते होंगे तो उनको कंप्लीट हो जाएगा। पुरस्कार एवं सम्मान हमारा ये लास्ट चैप्टर होगा आपके मध्य प्रदेश की जनजाति लोक कला संस्कृति से। इसके बाद फिर हमारे मध्य प्रदेश की विविध स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि यहाँ से क्वेश्चन हम ये नहीं कह सकते कौन सा इंपोर्टेंट है कौन सा नहीं, क्योंकि सभी इंपोर्टेंट रहते हैं, कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई थिंक आप लोग चैनल पर नए थे, सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि इसी तरह नेक्स्ट वीडियो पुनः मुलाकात करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।